नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड में तेजी एक बार फिर से लौटती हुई दिख रही है। ओपेक, नॉन ओपेक देश उत्पादन कटौती जारी रखने के पक्ष में हैं। कल मॉनिटरिंग पैनल ने उत्पादन कटौती की समीक्षा की थी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं नरेंद्र तनेजा, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, उत्पादन कटौती कंटिन्यू रखने का फैसला लिया गया है? आपको लगता है कि क्रूड मार्केट में कुछ और तेजी आ सकती है इस खबर से? मुझे लगता है जो प्राइस इस समय दिख रही है वो उसको काफी हद तक फैक्टर इन हो चुका है। इसकी जो बढ़ोतरी कीमत में आई है, ऊपर गई, उसकी दो वजह हैं। एक तो चीन से भी, भारत से भी, कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जो डिमांड है उसमें थोड़ी जो है बढ़ोतरी आ रही है। और दूसरी तरफ ये बहुत कम हुआ है कि ओपेक ने और ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो प्रोडक्शन कट की सीमा तय करी थी उसका लगभग 100% पालन हुआ हो। इस समय आज की तारीख में लगभग 95% तमाम देशों ने उसका पालन किया है। ये बहुत बड़ी वजह है कि जो कीमत ऊपर गई है और जो सप्लाई साइड है उसमें जिस तरीके की वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते वो उसके अंदर आई है। तो मुझे लगता है जैसे आप भी जो देख रहे हैं, आप इस समय जो है $42 और $43 के बीच में ब्रेंट चल रहा है, और जो ओपेक बास्केट है वो लगभग जो है $37.80 पहुंच चुकी है, जो काफी औसत के हिसाब से काफी बेहतर है। लेकिन और बढ़ोतरी अगर आती भी है, मान लिया $1-2 ऊपर जाता है तो, लेकिन अभी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी भी डिमांड में आपने बढ़ोतरी देखी है या जो कंप्लायंस थी वो लगभग काफी हद तक पूरी हो रही है। तो उसके बाद कोई ऐसा की वजह बचती भी नहीं है जिसकी वजह से कीमत ऊपर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि $1-2 ऊपर जा सकता है, लेकिन औसत जो है वो आप $40 के आसपास का लेके चलें। और जो बास्केट है, ओपेक की जो बास्केट है, वो $38 से लेकर के $40 के बीच में रहेगी। ठीक है। लेकिन सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अभी आपको ग्लोबली, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी डिमांड सप्लाई के हालात को बहुत बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं, ग्लोबली अभी आपको डिमांड सप्लाई के मोर्चे पर क्रूड का मार्केट कैसा दिख रहा है? बैलेंस है या फिर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है? क्या क्या आप देख पा रहे हैं अभी? नहीं, अभी आज की आप हालत देखिए तो देखिए, अभी तो सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा है। जिस हिसाब से जितनी उम्मीद हुई थी कि डिमांड और तेजी से बढ़ेगी, उतनी तेजी से डिमांड नहीं बढ़ी। जैसे हमने देखा चीन के अंदर, चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर जो है वो लॉकडाउन दोबारा वापस आने की सिचुएशन बनी। वहां पे आकर के कुल मिलाकर के तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको दोबारा बंद करना पड़ गया, जिसको लोगों ने कहा कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव आ गई। इस बात का बाजार में बहुत डर है कि ये सेकेंड वेव जो है क्या सिर्फ चाइना तक सीमित रहेगी या अन्य देशों में भी वापस आ सकती है, जहां पिछले दिनों हमने देखा है कि कुल मिलाकर के मांग में बढ़ोतरी आने लगी थी। लेकिन उसके बावजूद जो अभी तक जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही है कि कुल मिलाकर के मांग बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। और लेकिन जो साथ में जिस तरह की हमने तेजी देखी कच्चे तेल की कीमत में पिछले, वो तेजी जो है उसको मेंटेन करने वाला वो मेंटेन शायद नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे जो ब्रेंट है वो अगर 40 के आसपास, मतलब ये है कि कभी वो 37 भी पहुंचेगा, कभी वो 43 भी पहुंच सकता है, लेकिन औसत जो है अगर वो 40 के आसपास मेंटेन होता है जिसकी उम्मीद है, तो वो अपने में काफी बड़ी बात होगी। तो 40 के आसपास अगर सर भाव मेंटेन होगा तो क्या अमेरिका में शेल ऑयल का उत्पादन कंटिन्यू रह पाएगा या उस मोर्चे पर बड़ा झटका लग जाएगा? निश्चय, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, शेल जो है उनको दिक्कत आना शुरू हो चुकी है, और अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी कोशिश, उसके बावजूद जो शेल की दिक्कत है, ये उनका उत्पादन जो है उसको चुनौती आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि तमाम बैंक, क्योंकि ज्यादातर उत्पादक उसके जो है वो छोटे होते हैं, बैंकों ने, अमेरिकी बैंक उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, लैंडिंग उन्होंने बंद कर दी है। उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में तमाम शेल उद्योग जो है वो और दिक्कत में आने वाला है।
तो अमेरिकी जो शेल उद्योग है उसको तो चुनौती आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो सप्लाई है उसके अंदर हमने देखा है जिस तरह की बढ़ोतरी हो सकती थी वो भी नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के जो खाड़ी के देश है अभी तो उन्हीं को फायदा है, जो कन्वेंशनल प्रोड्यूसर है उनको उसमें फायदा है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं और उसमें कोरोना वायरस जिस हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है, या अर्थव्यवस्था जो दुनिया की तमाम खुल रही है लेकिन तंगी के साथ खुल रही है, और पूरा माहौल अर्थव्यवस्था का ग्लोबल इकोनॉमी का जैसे बना हुआ है, उस सबको अगर आप देखते हैं टोकरी में एक बास्केट में डाल करके, तो जो सिचुएशन निकल के आती है कि जो अगर बढ़ोतरी आपने मान लिया जो 42 से ऊपर अगर ब्रेंड चला जाता है, हम माने कि वो वहां टिक जाएगा या वही रहने वाला है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं उसी पे वापस आता हूँ कि कुल मिलाकर के ये सारी चीजों को जब मैं देख रहा हूँ और खासतौर से आगे वाला एक महीने का दृश्य में देख रहा हूँ, शनिवार देख रहा हूँ, मुझे लगता है अगर $40 जो है वो ही सेफ है, बल्कि जो 40 से हो सकता है जो औसत वो 39 पहुंच जाए, लेकिन कुल मिलाकर के जो औसत है वो 40 के आसपास रहने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका डिटेल में क्रूड मार्केट के फंडामेंटल को, प्राइस आउटलुक को समझाने के लिए। तो अब सवाल यह है कि आज, ये तो हमने लंबे समय की बात की, लेकिन अब सवाल यह है कि आज की तेज़ी पर क्रूड में क्या किया जाए। क्या आज की जो तेज़ी है ये टिकाऊ है, और अगले 5-6 घंटे के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो क्या ट्रेड लेना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं और साथ ही अजय केडिया हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रियांक, क्या किया जाए? क्या आज की तेज़ी पर बाई करके चलना चाहिए? इस लेवल पे स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए क्रूड में? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम है लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस का, अगर मैं जाएगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मोमेंटम होगा अपसाइड का ही दिखता है और ये कंटिन्यू रह सकता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगले 6 घंटे के लिए मुझे लगता है कि डिप्स पे खरीदारी की रणनीति करनी चाहिए। 302970 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, एंड हायर साइड मैं मानता हूं कि 3100 के आसपास का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल अगर थोड़ा लंबा नजरिया की बात करें तो क्रूड ऑयल में काफी एक अच्छी रैली आ चुकी है मार्केट्स में, और अभी कोई ना कोई एक हिंड्रेंस ऑन द हायर लेवल्स बनता हुआ दिखेगा, जिस तरह से कोरोना वायरस का सेकेंड वेव का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर वो सिवियर होता है तो उसकी वजह से एक गिरावट क्रूड ऑयल प्राइसेस में आ सकती है। तो फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लिमिटेड अपसाइड दिखती है, मे बी $1 or 2 ऑन द अपसाइड, और शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अभी 3100 के आसपास तक इंट्राडे में जा सकता है। ठीक है, और अजय जी, आपके हिसाब से क्या किया जाए इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, पोजिशनल मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जब तक 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं, सामने ओपेक की भी मीट चल रही है जहां पे उन्होंने कंप्लायंस को थोड़ा और सजन करने की बात की है कि जो कंट्रीज प्रोडक्शन कट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको करवाना चाहिए, तो ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ना ही ब्रेंट है वो 40 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, ना 40 के नीचे जा पा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि कोविड-19 का सेकेंड वेव के जो केसेस भी आए हैं वो अब आगे कैसे अनसर्टेनिटी रहेगी ये सबको इम्पैक्ट करेगा। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूं तो जिस ढंग से रुपए में गिरावट है, इंटरनेशनल में डॉलर में जो रिकवरी आई है, यूएस में डेटा पॉइंट अच्छे जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इकोनॉमी रिवाइवल पाथ पे है, उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में 3100 का टारगेट हम क्रूड में देख सकते हैं, बट कैरी करके नहीं चलिए, क्योंकि अभी भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई है और अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो आई थिंक 3100 का एक सेफेस्ट लेवल है, वहाँ तक आप बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्रूड की। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है करण का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए करण। अच्छा, लगता है करण तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो सोयाबीन के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे हैं। सोयाबीन में अजय जी अगले हफ्ते के लिए क्या आउटलुक आपका है? मैंने पहले भी कहा था कि सोयाबीन में मुझे बड़ी तेजी नहीं दिखती है। लास्ट टाइम जब हम देख रहे थे तब 3900 के आसपास का भाव था। अनलेस एंड अनटिल 3950 3980 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मैं बैरिश हूँ। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, तो मे बी अगले हफ्ते हमें प्राइजेस 3850
3840 के करीब पर जब मिल जाए, बट बेटर है बेच के चलिए। ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर वीक रहेगा, स्विंग सीजन स्टार्ट है सामने, स्विंग भी इस बार अच्छे रहने की उम्मीद है क्योंकि मानसून काफी अच्छा है। तो आई एम बेरिश, नीचे में आपको 3600 तक का लेवल ओवरऑल अगले हफ्ते में मिल जाना चाहिए। ठीक है, रमेश केडिया इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। पूछिए केडिया जी। श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंट्राडे में सिल्वर का क्या स्टेटस होगा? इंट्राडे में सिल्वर का क्या स्टेटस होगा, तो केडिया जी का सवाल है, तो केडिया जी ही जवाब दें जरा। बताइए अजय केडिया जी, रमेश केडिया जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है सोने चांदी में तेजी जरूर आने की कोशिश करी, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल हमें लगता है खाली कोविड-19 के जो सेकंड वेव का कंसर्न है वही गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल और कोई न्यूज़ नहीं आती, आई एम नॉट सो मच बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। लॉन्ग टर्म ठीक है, तेजी रहेगी, बट अगर आज के इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा बाउंस रहेगा। जो 48 400 500 तक का लेवल मिल जाए, इस बाउंस पे बेचना चाहिए। प्राइसेस फिर से 47 800 जो मॉर्निंग का सेशन है, मॉर्निंग के सेशन में हमने जो लेवल देखा था वहां तक दिखा सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जून और जुलाई मंथ मार्केट स्टैग्नेंट रहेगा, साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। बियॉन्ड जुलाई ओनली हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, या जो की लेवल है $18 जब तक ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है, प्राइसेस साइडवे टू नेगेटिव ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी सिल्वर का साइडवेज टू नेगेटिव यानी दायरे के साथ थोड़ा नीचे ही मार्केट रहेगा, तो यहाँ पर कोई बड़ी तेजी आप नहीं देख रहे हैं। अगला सवाल है रवि का, मुंबई से जुड़ रहे हैं। पूछिए रवि जी। नमस्कार सर। सर मेरे दो सवाल है। एक सर, अगर मुझे कॉमेक्स में अगर यहाँ से गोल्ड ट्रेड करना हो तो उसका बाई सेल लेवल और टारगेट क्या रहेगा? और सर दूसरी बात, मैं आपका चैनल देखता हूँ तो सर भाविन पटेल साहब जो कॉल देते हैं उसका तो सर भाव ऑलरेडी चल रहा होता है, उसका वो ट्रेड बना के देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये ट्रेड करो, तो वो भाव तो ऑलरेडी चल रहा होता है, फिर ऐसी कॉल देने से क्या फायदा बताओ? नहीं नहीं नहीं, ठीक, आपकी बात ठीक है। कई बार ये होता है कि मार्केट जिस लेवल पे आपको कॉल दी जाती है उसी लेवल पे कॉल बनती है। कई बार करंट मार्केट प्राइस पर नहीं बनती है कॉल, इसलिए वो आपको नहीं देते हैं। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि कॉमेक्स गोल्ड के लिए क्या बाइंग का लेवल रहेगा और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, बताइए प्रियांक जी। कॉमेक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो अभी 1740 के आसपास ट्रेड्स चल रहे हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 1735 एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट्स में। तो वहाँ पे अगर मिलता है 1735 जोन्स में, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1700 के आसपास का रहेगा, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट अगर मैं बात करूँ तो 1770-75 के रेंजेस में रहेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 1800-1810 तक का भी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए गोपाल। सर नमस्कार। सर जी, हाजिर में सोबर कुमार पड़ा है, केजे जी सवाल है, ये 5000 हो सकता है क्या 2 महीने में? 5000 हो सकता है क्या, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए केडिया जी, मुमकिन है क्या? बिल्कुल मित्र जी, लास्ट वीक भी हमने कहा था कि पूरे अगर एग्री कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी चाइना लगती है, जब 4100-4110 के आसपास का भाव था, और आज डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है 4180 का, और प्राइजेस आज 2.25% की तेजी के साथ 4200 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक 5000 का लेवल तो मैं काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पकड़ता हूं, बट अगर सितंबर तक डेफिनेटली मिल जाएगा, बट अगले 1-1.5 महीने की बात करें तो बेटर है। बीच में कुछ और पड़ाव है जो 4450 4550 ये लेवल्स पे रहेंगे, तो आई थिंक 5000 के लिए इनको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ जाएगा। अगस्त सितंबर तक डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि 4850 का लेवल तो 5000 भी क्रॉस कर जाएगा, बट अगर हम जुलाई एंड या अगस्त तक की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार 4500-4600 का एक बेस बन जाएगा। ग्वार की बात कर रहे हैं या दूसरी कमोडिटी की बात कर रहे हैं? मैं चने की बात कर रहा हूँ, मे भी निकला होगा मुझे, बट चना नहीं, ग्वार, उनका सवाल ग्वार के ऊपर था अजय जी, उनका सवाल ग्वार के ऊपर था। ओके नहीं, स्क्रीन पे चना दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने गवार की बात करें तो आज काफी बड़ा दिन रहा है गवार में, और गवार गम और गवार सीड दोनों में ही,
क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि 3650 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, वो तोड़ नहीं पा रहा था, बट आज हमने देखा इवन गवार गम और गवार सीड दोनों ही काउंटर में आज हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा। अगर ये ब्रेकआउट अगले हफ्ते कंटिन्यू कायम रहता है तो गवार सीड में तो ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, बट हाँ 3950 3980 तक का लेवल दिखा देगा, बट गवार गम काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है, जो आई थिंक अपसाइड में आपको करीबन 6500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक दोनों ही काउंटर ने आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी शानदार क्लोजिंग दी है। बिल्कुल अगले हफ्ते में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल जाएगी गवार सीड और गवार गम दोनों में। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है राधा का, एमपी से हैं हमारे साथ, पूछिए। हाँ हाँ सर, मेरा सवाल केडिया जी से है। मेरे पास हाजिर में चना है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक महीने के अंदर चना 4500 या 4600 के आसपास हो जाएगा क्या? बताइए अजय जी, एक महीने में मुमकिन है क्या 4500 4600 का लेवल? बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है पूरे अगर एग्री पैक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुलिश काउंटर मुझे अभी भी ये लेवल पे भी चना लगता है। मे भी अगले हफ्ते थोड़ा बहुत अगर 50-60 रुपए का अगर गिरावट आता है तो दैट विल बी अ गुड लेवल टू बाय। ओवरऑल अगले 1.5-2 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि 4500 का लेवल जरूर दिखा देगा और थोड़ा और टाइम फ्रेम रख सकते हैं ये अगला माल आने से पहले, यानी अक्टूबर नवंबर तक, तो 5000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो बेटर बेट है चना, डेफिनेटली लेके चलना चाहिए। 4500 का लेवल आपको जुलाई एंड तक देखने मिल जाएगा। ओके, तो अगला सवाल है विकास का, सतारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए विकास। सर गुड इवनिंग सर, मुझे एक सवाल पूछना था। आपने लास्ट टाइम बताया था कि इंडेक्स कमोडिटी करके कुछ तो उसका स्क्रिप्ट कैसे ऐड करने का, और दूसरी एक बात, हाँ, मार्जिन कब हटाने वाले हैं ब्रोकर? ज्यादा जितना बढ़ रहा है अभी, छोटे लोग हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं फिर? इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बताइए। ब्रोकर तो अजय जी हमारे साथ खुद बैठे हैं, बताइए अजय जी। देखिए, पहला सवाल इनका इंडेक्स के ऊपर था, तो इन्होंने क्लियर नहीं किया कौन सा इंडेक्स है, तो मैं अज्यूम करता हूं जैसे जो अभी ट्रेडेबल इंडेक्स है वो एग्रीडेस्क है। एग्रीडेस्क के अंदर आप एनसीडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 10 कमोडिटी है, 10 लिक्विड कमोडिटी है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। रहा मार्जिन का, तो मैं अभी भी फेवर में नहीं हूँ मार्जिन कम करने के। इनफैक्ट कमोडिटीज के अंदर मार्जिन और बढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि जिस ढंग से विप्सा हम लोग कमोडिटी मार्केट में तेजी मंदी देखते हैं, ठीक है, कभी कभी एक रेंज में रहता है, वो बात अलग है, बट अगर हमको मैच्योर लेवल पे अगर काम करना है तो आई थिंक मार्जिन और बढ़नी चाहिए। 5-6% के मार्जिन पे ट्रेड नहीं होता है। हाँ, एक्सचेंजेस को जरूर ये देखना चाहिए कि कुछ छोटी कमोडिटीज या छोटे वर्जन, जैसे गोल्ड में हम गोल्ड मिनी देखते हैं या गोल्ड पेटल देखते हैं, वैसे ही अगर बीच में हमने देखा था छोटे वर्जन लॉन्च किए थे, वो जरूर करना चाहिए। जैसे इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में हम एक शेयर लेके भी ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर में लॉट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, वैसे कमोडिटी के अंदर आई थिंक एक मिनिमम लॉट साइज और होना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा और लिक्विडिटी और बढ़ेगी। ठीक है, अगला सवाल है संजय केडिया का, सूरत से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए संजय जी। हाँ नमस्ते मृत्युंजय जी। नमस्कार सर जी। पूछिए सर, ये अपना नेचुरल गैस के बारे में मुझे जानना था। 129 की बाइंग है, तो उसके लिए थोड़ी राय चाहिए आपकी। 129 के भाव पर आपकी बाइंग है। प्रियांक जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? 129 के भाव पर इन्होंने नेचुरल गैस में बाइंग की है, क्या मार्केट में बने रहना अभी ठीक रहेगा? देखिए, नेचुरल गैस मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है वो एक सेल ऑन रैलीज का काउंटर है। हमने देखा है कि जो भी रैलीज आती है हायर लेवल्स पे टिकता नहीं है। फंडामेंटली जो नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स है वो सप्लाई साइड काफ़ी फ्लडेड है कंपेयर टू डिमांड, एंड डिमांड अभी भी कुछ निकल के आ नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से सेलिंग का ही रणनीति करनी चाहिए जो भी रैलीज आती है। अभी उन्होंने 129 पे लॉन्ग किया है, तो मेरे हिसाब से 126 के आसपास चल रहे रेट्स, अगर पुल बैक आती भी है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। और 130-135 लेवल्स ये अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, वहां से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जय हैं हमारे साथ मुंबई से, पूछिए जय। नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए। 2 सवाल है। एक तो है कि आपका हम जियो टीवी पे ना लाइव ही देख सकते हैं, फ्री चैनल एपिसोड नहीं देख सकते हैं, तो उसका एक रिक्वेस्ट है, तो चालू कराइए उसको। ठीक है, ठीक है, आगे। और दूसरा है करंट पोजीशन पे गोल्ड पे क्या करना है आज के लिए? ठीक है, ताजा भाव पर गोल्ड में आज के लिए क्या करना है? बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर अजय जी कोई ट्रेड बन रहा है क्या आज के लिए गोल्ड में?
देखिए मुझे लगता है मॉर्निंग सेशन में जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, बट हायर साइड काफ़ी कैप है, तो आई थिंक 47,600 तक के लिए इनको वेट करना चाहिए, वहाँ पे एक सेल कॉल बनती है। कल भी हमने हाई लेवल्स पे वापस प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, तो 47,600 पे बेच के चलिए। जो डाउन साइड में मुझे लगता है लिमिटेड डाउन साइड रहेगा, जो 47,200 तक का लेवल दिखा देगा। ओह ठीक है, अगला सवाल है जीतू का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए जीतू जी। जीतू जी आपको आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वो कैस्टर के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे। कैस्टर पर अजय जी क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते में हमने काफ़ी अच्छी खासी रैली आती हुई देखी कैस्टर में। एज ऑफ नाउ मार्केट में सप्लाई अच्छी है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो मुझे लगता है थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है, मे बी प्राइजेस अगले हफ्ते में 3900 तक का लेवल दिखाने की कोशिश करेंगे, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा, तो आई थिंक 3900 पे बेचना चाहिए। जो डाउन साइड में फिर से इनको 3600 तक का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, करण हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। पूछिए करण जी। मुझे पता करना है कि मक्के मेज ऑयल रिफाइंड आगे क्या होगा? अच्छा, वेज ऑयल रिफाइंड ऑयल का, ओके। रिफाइंड मेज ऑयल क्या प्राइस देख रहे हैं आप अजय जी आगे? देखिए इनका क्वारी मेज ऑयल पे है, मेज ऑयल फ्यूचर्स पे ट्रेडेड नहीं है, तो उसमें मैं बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ मेज की अगर बात करें तो अच्छा, मेज की इस बार हमने जो प्रोडक्शन देखी काफ़ी अच्छी थी, सप्लाई साइड अच्छी थी, जिसकी वजह से प्राइजेस में काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। हमें लगता है 1150 के आसपास मेज ने एक अच्छा बेस बना चुका है। आने वाले टाइम में हमें लगता है मेज में डिमांड अच्छी बढ़ सकती है। नो डाउट क्रूड में जो गिरावट थी इसकी वजह से बायो डिमांड जो रहती है उसकी वजह से हमने बाकी सब में भी फॉल आती हुई देखा, बट ओवरऑल मुझे लगता है मेज के प्राइजेस अगले 2-3 महीने की अगर बात करें तो फिर से 1450 से 1500 का लेवल दिखा सकता है। उसका कुछ इफेक्ट हम जो मेज ऑयल पे ही पड़ सकते हैं। बाकी एडिबल ऑयल भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ सकता है। ओके चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है कि सोने चांदी में जिस ढंग से जंप आया, अब शाम के सेशन में जंप रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 48,400 के करीब हमें सिल्वर बेचना चाहिए, जो डाउन साइड में वापस 47,600 तक का लेवल दिखा देगी। आपकी कॉल? गोल्ड में हमारी बाइक की सलाह रहेगी 47,300-400 के आसपास बाई किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 47,800 के। आपकी आखिरी कॉल अजय जी? मुझे लगता है नेचुरल गैस काफ़ी बढ़िया काउंटर है इंट्राडे और थोड़ा सा एक हफ्ते के आउटलुक के लिए। नेचुरल गैस में अगर करंट मार्केट से भी लिया जाए तो इमीडिएट टारगेट तो 128-129 का है, बट अगले एक हफ्ते की बात करें तो 136 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रियांक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।